बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, चैप्टर नंबर 19 है और आज हम उसका लेक्चर नंबर 1 पढ़ेंगे। क्लास 10 नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड में पढ़ाई जाने वाली ये नई बुक का एक लेक्चर है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो आज हमारा एक्चुअली सबसे पहले तो हमने ये पढ़ना है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फिर हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, कि अगर एक वायर में करंट आपका जा रहा हो तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। तो चलते हैं स्टूडेंट्स अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या चीज है, सर आप खुद अंदाजा लगाएं। इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को इलेक्ट्रो कहा जाता है, या इलेक्ट्रिसिटी से ये एक लफ्ज निकला हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ चार्जेस को कहा जाता है। इसी तरह मैग्नेटिज्म यानी मैग्नेटिक फील्ड का प्रोड्यूस होना, यानी करंट की मदद से मैग्नेटिक फील्ड का प्रोड्यूस होना। तो बच्चों आप लोग एक बात मैं यहां बताना लाजमी चाहूंगा कि एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी का और मैग्नेटिज्म का एक दूसरे के साथ चौली दामन का साथ है, यानी ये एक दूसरे के साथ बड़े मुंसलिक है। एक चीज की प्रोडक्शन से दूसरी चीज प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है, यानी एक चीज पैदा करते हैं दूसरी खुद ब खुद पैदा हो जाती है। चलते हैं स्ट्रेट अवे, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, यानी जब आपके किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू हो जाए तो उसमें आपके मैग्नेटिक फील्ड का प्रोड्यूस हो जाना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बच्चों इस चैप्टर में हम ना सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, हम वेरियस चीजों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को लगाने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी हम वायर को पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम सोलेनॉइड फिर डिफरेंट कॉइल्स को पढ़ेंगे, फिर बहुत आगे जाते हुए इलेक्ट्रिक मोटर को पढ़ेंगे, फिर ट्रांसफार्मर्स को पढ़ेंगे। तो बहुत सारी चीजों में इनका बड़ा ही अहम रोल है, जिसमें बड़े इंपॉर्टेंट लॉज, जिनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का माइकल फैराडे का लॉ वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर इसी तरह लेंजेस लॉ को हम यहाँ स्टडी करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो बच्चों इस बड़े ही अच्छे और मजे के चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। और एक बात बताता चलूं, दिस इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट चैप्टर्स इन दिस बुक, अगर आप ये कहा जाए तो। एक मुझे इससे भी अच्छा लगता है जो हम आगे न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे, और एक और अच्छा लगता है जो इससे भी थोड़ा सा अच्छा, वो ऑप्टिक्स का, जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, अब हम इस टॉपिक की तरफ जाते हैं, विच इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, के एक वायर के अंदर अगर आप के करंट फ्लो कर जाए तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो किस तरह पैदा होती है और वो क्या होती है। यानी आप अंदाजा लगाएं, फर्ज करें ये मेरे पास अगर एक वायर है, वायर होनी चाहिए कंडक्टिंग मटेरियल की, ये वायर है और इसमें करंट आप प्रोड्यूस कर दें। यानी देखें ये अगर वायर है आपकी, ये वायर कर दें, या फिर यूं कर दें कि कोई भी रॉड रख ले ये, और आप इसमें मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मींस इलेक्ट्रिसिटी अगर इसमें से पास करवा देते हैं। जैसे ये हमने इसके साथ एक बैटरी लगा दी और बैटरी इसके साथ हमने कनेक्ट कर दी। अब होना क्या है बच्चों, करंट आपके हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करते हैं। दैट आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स, बहुत दफा मैंने बताया। इसको करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन भी कहा जाता है। ये भी माइकल फैराडे ने एज्यूम करके सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताई थी। बहरहाल इस चैप्टर में भी माइकल फैराडे के हवाले से बहुत सारी बातें हम पढ़ेंगे। बच्चों देखें, आपके करंट यहां से फ्लो कर रहा है जबकि इलेक्ट्रॉन्स यहां से फ्लो कर रहे हैं, लेकिन आपने डायरेक्शन जो ड्रॉ करनी होती है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस। आप पॉजिटिव चार्जेस में आपने डायरेक्शन एरो ड्रॉ कर दी। चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, इसमें से गुजर रहे हैं, यानी इसमें से चार्जेस गुजरते हुए अंदर आ रहे हैं ये, और आपका करंट यूं फ्लो होना शुरू हो गया। तो एक बड़े ही मशहूर साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एम्पियर, जिनके नाम से करंट की यूनिट भी है एम्पियर। उन्होंने कहा था कि अगर चार्जेस फ्लो करना शुरू हो जाएं तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड खुद ब खुद प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। यानी चार्जेस आपके फ्लो कर रहे हैं और इसके इर्द गिर्द जो है ना मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा होनी शुरू हो गई है।
ये एक बेसिक फिनोमेना था कि जब भी चार्जेस किसी कंडक्टर में से गुजरते हैं उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। अब उस मैग्नेटिक फील्ड का एहसास कैसे होता है? आप क्या करें, फर्ज करें अगर ये एक चीज है, यानी एक रॉड है और इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होनी शुरू होगी है और आप ये चेक करना चाह रहे कि इसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या है, तो ये हमें पता चल चुका है कि इसके अंदर से करंट गुजर रहा है। अब हमने इसकी डायरेक्शन को नोट करना है, तो डायरेक्शन को मेजर करने वाला जो सबसे अच्छी डिवाइस होती है दैट इज कंपास। हमारे पास मैग्नेटिक कंपासेस होते हैं। आपने क्या करना है कि कार्डबोर्ड लेना है, ये कार्डबोर्ड लिया, इसके अंदर आपने वायर डाल दी, ये देखें इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, यहां डिफरेंट जगहों पे मैग्नेटिक कंपासेस रखने शुरू कर देने हैं, यहां। उन मैग्नेटिक कंपासेस आमतौर पे जो उनकी डायरेक्शन शक्ल होती है वो इस तरह की होती है, उसमें एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है और नीडल जो है वो किसी एक डायरेक्शन में हमारे पास होती है। आप जैसे ही यहां कंपास रखेंगे यहां, तो वो आपको डायरेक्शन शो करना शुरू कर देगा और वो डायरेक्शन जब आप अलाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि डायरेक्शन सर्कुलर होनी शुरू हो जाएगी। यानी फर्ज करें अगर मैंने यहां रखा मैग्नेटिक कंपास तो आप देखेंगे कि उसकी डायरेक्शन यूं है, मैंने यहां रखा तो उसकी डायरेक्शन यूं है, यानी यूं और पीछे से घूम के इसी तरह यहां से आ जाएगी डायरेक्शन। यानी आप जब उन डायरेक्शंस को अलाइन करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि डायरेक्शन उसकी यूं सर्कुलर शेप में कंसेंट्रिक सर्कल में बननी शुरू हो जाएगी। जितना जितना मैग्नेटिक कंपासेस को दूर ले जाएंगे उसकी डायरेक्शन वीक होनी शुरू हो जाएगी। यानी इसका मतलब हुआ कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी लूज होनी शुरू हो रही है, जितना करीब जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड फास्ट हो जाएगी। आप उसके कंसेंट्रिक सर्कल को ड्रॉ करके उसकी डायरेक्शन को आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इसका एक सबसे बेस्ट मेथड है। अब वैसे जनरली इसके लिए एक रूल भी बना हुआ है जिसको राइट हैंड कर्ल रूल भी कहा जाता है। ये इस तरीके से आपने जो आपका ये हैंड है उसको यूं थोड़ा सा ट्विस्ट करना है जिसमें थंब आपका परपेंडिकुलरली अप होना चाहिए और जबकि आपकी जो कर्ल ऑफ फिंगर्स हैं ये नक्कल से लेकर टिप तक वो यूं कर्ल होनी चाहिए और आपने अपने हाथ को इस जगह पर ऐसे प्लेस करना है कि थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन को जाहिर करे। मतलब करंट कहां जा रहा है, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नहीं, कन्वेंशनल। तो करंट जो कि ऊपर से नीचे आ रहा है तो हम थंब को यूं शो करेंगे। कर्ल ऑफ फिंगर क्या शो कर रही है कि आपका करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यूं आ रही है। यानी फर्ज करें करंट यहां नीचे जा रहा है, ये मैं यहां आपको ड्रॉ करता हूं, ये देखिए करंट आपका नीचे जा रहा है, ये नीचे एरो आपको नजर आ रहा होगा। अब आप कर्ल ऑफ फिंगर किस तरह शो करेंगे, बच्चों नजर आ रही है? अब कर्ल ऑफ फिंगर किस तरह शो करेंगे, तो आप इस तरह शो करेंगे, ये थंब आपका नीचे की तरफ है तो कर्ल ऑफ फिंगर ये बता रही है कि डायरेक्शन आपकी यूं होगी, इस तरफ, यानी इस तरफ डायरेक्शन आपकी ड्रॉ होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप इफ यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, अगर करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देते, जैसे ये हमारे पास प्लस हो जाए तो ऑब्वियसली अगर प्लस ये हो जाएगा तो फिर करंट की डायरेक्शन हमारी अपोजिट साइड पे हो जाएगी, यानी उल्टी साइड पर, यूं ऊपर की तरफ हो जाएगी। तो फिर आप करंट को कहां शो करेंगे बच्चों, फिर आप ऊपर की तरफ शो करेंगे, ऐसे। ये देखें एरो आपको नजर आ रहा है ऐसे। तो कर्ल ऑफ फिंगर बता रही है इस दफा डायरेक्शन आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड की है वो इस साइड पर हो जाएगी। तो आप राइट हैंड रूल से बच्चों इजीली करंट की डायरेक्शन को रख कर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड दैट इज ऑलवेज इन कंसेंट्रिक सर्कल। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, राइट हैंड कर्ल रूल, राइट हैंड रूल, बल्कि राइट हैंड रूल जिसमें कर्ल ऑफ फिंगर्स करनी है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और थंब आपका क्या होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। अगर मैं इसको यूं एक्सप्लेन करूं कि just put your right hand in such a way that the direction of thumb shows the current. Okay, if the current is going upward, so you have to show the thumb like this way. So if current is going downward, so you have to show your hand in this way. So your curl of fingers always show the direction of your magnetic field. So इस तरीके से हम magnetic field की direction को आराम से find out कर सकते हैं। ये ज्यादा आसान है बजाय इसके कि हम इतनी कंपासेस रखकर इसको मजीद मुश्किल बनाएं।
तो बच्चों अब चलते हैं हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज पर। ये देखें, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो अभी हमने थोड़ी देर पहले यहां ड्रॉ की थी, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, मैं एक एक प्रॉपर्टी आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। नंबर 1, इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स ऑन साउथ पोल। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, फर्ज करो कहीं से भी निकल रही हो, लेट से ये एक मैग्नेट से निकल रही है, ये मैग्नेट से, ठीक है, ये इसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है हमारे पास। तो याद रखें कि जो फील्ड लाइंस होती हैं हमारे पास, वो नॉर्थ से निकलती है, याद रखना, होती है इमेजिनरी लाइंस है, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ठीक है। ये आपकी मतलब ये कोई खास वो नहीं है क्या, इसको एक इमेजिनरी लाइंस कहा गया। तो ये निकलती हैं और निकलकर साउथ में जाती है, यानी साउथ में ये क्लोज लूप बनाती है हमारे पास। ये देखें यूं, ये इस तरह, ये देखिए, ये देखें इस तरह, ये डायरेक्शन आपकी नॉर्थ से होती है। और मैग्नेट के अंदर या इवन जिस कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास मौजूद है, उसके अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, यानी अंदर साउथ से नॉर्थ, और जो बाहर है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। यानी इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल से निकलती है एंड एंड्स ऑन साउथ पोल, और साउथ पोल पे जाके एंड होती है। फॉर्म क्लोज्ड पाथ, ये देखो पूरा क्लोज पाथ बनाया है, यानी जो बंद पाथ आपका बनाया। तो आई होप आपको ये दो बातें समझ आ गई होंगी। अगली चीज है नंबर 3, tangents to the magnetic field lines gives the direction of the magnetic field at that point। कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चों, ये देखें अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर ये हमारे पास वायर है, दैट इज जस्ट गोइंग फ्रॉम डाउन टू अप, ये नीचे जा रहा है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर शेप में या कंसेंट्रिक सर्कल में प्रोड्यूस हुई है हमारे पास। तो वो इस तरह की होगी, सर्कुलर शेप में, ऐसे फर्ज करो ये जा रही है हमारे पास, इस तरह सर्कुलर शेप में पैदा हुई है। तो अगर हमने किसी भी पॉइंट पर, किसी भी एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर हमने मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना हो, तो उस पॉइंट, फर्ज करो ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं ए, एक पॉइंट ये हमारे पास, उसका नाम रख लेते हैं बी। तो जिस पॉइंट पर फाइंड करनी हो, उस पॉइंट का टेंजेंट फाइंड आउट आपने लाजमी करना है। टेंजेंट क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है मैथ्स में, टेंजेंट इज अ लाइन दैट टचेस द सर्कल एंड इज एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द रेडियस। वो रेडियस का परपेंडिकुलर भी होता है, 90 डिग्री बना रहा होता है। सो हम इस जगह पर टेंजेंट बना लेंगे, तो इसका मतलब है आपकी इस पॉइंट पर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अगर फर्ज करें इस पॉइंट पर है, चूंकि डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो इसका टेंजेंट ये बन रहा है हमारे पास, लेकिन ये इसके साथ रेडियस के साथ परपेंडिकुलर भी होना चाहिए, याद रखें। तो इस पॉइंट पर डायरेक्शन नीचे की तरफ है। सो इसी तरह अगर मुझे ये पॉइंट हो तो ये टेंजेंट बना ले। टेंजेंट को बनाने के मेथड्स भी होते हैं, ये भी आप मैथ्स में आई गेस चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे, और चैप्टर नंबर 11 में भी ये दिया हुआ है, तो वहां भी आप पढ़ेंगे। सो जिस पॉइंट का फाइंड करना हो, उसमें एक ऐसी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है रेडियल सेगमेंट के, कि जो उसके साथ 90 डिग्री बना रही हो। सो वो सर्कल को चूंकि छू के जा रही होती है, तो वो उसकी डायरेक्शन बता रही होती है, और उसी कंसेंट्रिक सर्कल की तरफ डायरेक्शन का एरो रखना है आपने। जैसे ये नीचे से ऊपर है, तो आपने एरो ऊपर की तरफ रखना है, ये नीचे की तरफ है, तो एरो नीचे की तरफ रखना है। सो टेंजेंट्स टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी जो ये टेंजेंट होते हैं, ये उस पॉइंट की डायरेक्शन बता रहे होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। दे नेवर इंटरसेक्ट और क्रॉस ईच अदर, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ऐसा नहीं होता कि यहां से निकली इसके अंदर से निकल गई, दे डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, ना ही क्रॉस करती हैं। अगर ऐसा होता तो इसका मतलब है किसी एक पॉइंट से बहुत सारी ड्रॉ हो रही है। जब एक पॉइंट से बहुत सारी निकल रही हो मैग्नेटिक, एक पॉइंट से एक ही किस्म की मैग्नेटिक लाइन निकल रही होती है। सो अगर एक पॉइंट से मल्टीपल निकल रही हो, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे हटकर, तो वो बेचारी पूरे रूल्स को एक्सटोर्ट ही करती रहती है वो मैग्नेटिक फील्ड। सो आपके एक पॉइंट से एक ही मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, वो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाती है। तो हर एक पॉइंट पर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन होती है, यानी इस पॉइंट पर अगर ये डायरेक्शन है, इस पॉइंट पर ये डायरेक्शन है, इस पॉइंट पर ये, हर पॉइंट पर। अब इस पॉइंट से एक ही निकलेगी। अगर इस पॉइंट पे दो निकल रही होती, एक यहां निकलती, एक यहां निकल जाती, तो वो इस वाली लाइन को इंटरसेक्ट कर देती। सो बच्चों एक पॉइंट पर एक ही निकलेगी।
सो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। डेंसिटी इंडिकेट्स मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। डेंसिटी का मतलब है द क्लोजनेस ऑफ द लाइंस, लाइन का कितना क्लोज होना है। अब जरा गौर से देखें इस पॉइंट पर, इन दोनों को गौर से देखें कितना गैप है, इतना गैप है, लेकिन इस पॉइंट पर बहुत क्लोज है। इसी तरह ये देखें इसका और इसका कितना बड़ा गैप है, लेकिन इधर देखें ये बहुत क्लोज है एक दूसरे के। सो यहां डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी का मतलब है डेंसर है, थिक है, यानी ज्यादा से ज्यादा लाइनें एक ही पॉइंट पर हमारे पास मौजूद है। लेकिन इस पॉइंट पर आपको कुछ ही मिलेंगी, ज्यादातर नहीं मिलेंगी। सो बच्चों ये डेंसिटी जो शो करती है, ये डेंसिटी कि मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पर काफी स्ट्रांग है आपकी। जितनी डेंसिटी कम होती जाएगी मैग्नेटिक फील्ड वीक होती जाएगी। इन अदर वर्ड ये हम कहेंगे कि अगर किसी पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास निकल रही है, सो उस पॉइंट के करीब करीब डेंसिटी वैसे ही ज्यादा होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे पास क्या होंगी, स्ट्रांग होंगी। आई होप स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टीज आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी, और मुझे ये भी यकीन है आपको ये टॉपिक अच्छा समझ आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, यहां मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, ये एक चीज रह गई थी कि आपके जो मैग्नेट्स होते हैं ना, उनके सेम पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस प्लस को रिपेल करता है और माइनस माइनस को रिपेल करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव को और नेगेटिव नेगेटिव को, बिल्कुल इसी तरह इसमें दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल हमेशा नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा और साउथ पोल को रिपेल करेगा, लेकिन नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो टू डिफरेंट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम पोल्स ऑलवेज रिपेल ईच अदर। ये बात आपने याद रखनी है। और एक बात जो मैंने आपको यहां बताई थी वो ये थी कि हमेशा नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइन जाती है और साउथ में इन होती है। सो अगर फर्ज करो ये एक टॉपिक है, फोर्सेस ऑन पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। अगर आपके पास कंडक्टर हो और पैरेलल कंडक्टर हो, फर्ज करो ये कंडक्टर है, ये भी एक कंडक्टर है, ये ले आप बल्कि चलें थोड़ा थिक बना लेते हैं, ये कंडक्टर है, ये हमारे पास कंडक्टर, ये बिल्कुल पैरेलल है और दोनों में करंट है एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक, कैरिंग यानी पैरेलल है ना, दोनों में करंट एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। ये देखो यहां भी इसी डायरेक्शन में, यहां भी इसी डायरेक्शन में ऊपर है, दोनों में एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। तो बच्चों क्या होगा, आप राइट हैंड रूल यूज करें, ये वाला रूल, थंब जो रूल है, थंब की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपवर्ड। सो आपका यानी ये देखो अपवर्ड, ये देखो यहां अपवर्ड, ये अपवर्ड ऊपर की तरफ, ठीक है। तो आप जब इसे ग्रैब करोगे, सो देखें मैग्नेटिक लाइंस यहां से बाहर निकल रही हैं और यहां से इन हो रही हैं, यहां से बाहर और यहां से इन हो रही है, यहां से इन हो रही है इन, और यहां से आउट हो रही है आपके पास। इसके लिए यानी इस कंडक्टर में ऐसा हो रहा है, मैग्नेटिक लाइन चूंकि कंसेंट्रिक सर्कल में इर्द गिर्द होती है, सो यहां से, क्योंकि अगर हम इसको राइट हैंड रूल से ऐसे करते हैं, थंब हमें ये बताता है कर्ल ऑफ फिंगर्स ये चल रही है हमारे पास, तो यहां से आउट और यहां से इन, यहां से आउट यहां से इन, यूं हमारे पास हो रही है। सो जरा इस पे चलते हैं, इसमें क्या होगा हमारे पास, ये देखें इसका भी यही है, इसको भी राइट हैंड रूल से पकड़े इसी तरीके से, आपका यहां से इन होंगी यानी यहां से इन, यहां से इन और यहां से आउट यानी आउट वाला रास्ता ये होगा हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास हो रहा है। सो बच्चों आप जरा गौर से देखो, यहां मैग्नेटिक लाइन इस पॉइंट पर यानी इस कंडक्टर का ये वाला हिस्सा, राइट वाला हिस्सा, इसमें मैग्नेटिक लाइंस इन हो रही है, इस कंडक्टर का लेफ्ट वाला हिस्सा यहां से आउट हो रही है। इसका मतलब हुआ दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। सो इसका मतलब दोनों साइड पे जो पोल्स बने हुए वो हमारे पास डिफरेंट पोल्स बने, क्योंकि लाइन हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। इसका मतलब इस साइड पर साउथ ऊपर की तरफ है, इस जगह पर साउथ नीचे की तरफ है। सो इसका मतलब हुआ दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट होने का मतलब हुआ दे गॉट डिफरेंट पोल्स, इन साइड पे डिफरेंट पोल्स हैं। सो ये दोनों एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे, ये इधर आएगा ये इधर आएगा, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होनी शुरू हो जाएगी। आई होप मेरी बात आप समझ रहे होंगे। अगर हम इसको उल्टा कर दें कि फर्ज करें हमारे पास ये एक है, इसका करंट हमारा नीचे से ऊपर जा रहा है, और एक हमारे पास
ये है कि जिसका करंट हमारे पास नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। अगर हम यहां भी राइट हैंड रूल लगाते हैं, ये देखें थंब रूल, तो यहां इन हो रहा है, यहां इन और यहां आउट हो रहा है, तो इधर जो कि हमें उल्टा करना पड़ेगा बिकॉज करंट हमारा नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। सो आप देखें इस दफा यूं मैग्नेटिक लाइंस हमारे पास यहां से इन हो रही है, यहां से इन, यहां से इन हो रही है और यहां से आउट हो रही है। तो इन इन यानी इसका मतलब है यहां भी इन हो रही थी और यहां ये देखो नीचे है ना, और यहां भी हमारी इन हो रही है, ठीक है, यहां से आउट। तो दोनों साइड पे इन होने की वजह से इन दोनों की साइड पर इस पॉइंट पर इस स्पेस में एक ही जैसे जो है पोल्स हमारे पास पैदा हो रहे हैं। सो दे आर नॉट गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर नाउ बिकॉज सेम पोल्स ऑलवेज रिपेल ईच अदर। ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये दूसरे से जुदा हो जाएंगे। सो ये है ये फोर्सेस क्या होती हैं जब आप में दो पैरेलल कंडक्टर्स मौजूद हो और उनमें से करंट डिफरेंट डायरेक्शंस में या सेम डायरेक्शन में जा रहा हो, सिर्फ दे आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। तो व्हाट हैपेंस सिंस दे गॉट द डिफरेंट पोल्स between them, so that's why they're going to attract each other. But if two currents are going in opposite direction but they are standing parallel to each other, so obviously what will happen between them, they got the same poles are not going to attract each other, they are going to repel each other. So they're going to repel each other, they're not going to come toward each other, तो ये दूसरे के करीब नहीं आएंगे। I hope students आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक तक आप लोगों से इजाजत चाहूंगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।